Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का. प्लांट फिजियोलॉजी में वी वर डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. वाटर का ट्रांसपोर्ट हम देख रहे थे एंड बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी. आज जो हम स्टार्ट करेंगे इज द थियोरीज. जो थियोरीज थी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एंड वाटर के मूवमेंट के लिए सॉइल से अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है इन्हें हमें देखना है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि किस तरीके से सॉइल से रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड रूट में देन रेडियल कंडक्शन के थ्रू जो है वाटर मूव करता है अप टू द जाइलम. अब जाइलम से कैसे वाटर का मूवमेंट एरियल पार्ट्स में होता है हमें ये देखना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो थियोरीज दी गई जैसे कि एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, और भी थियोरीज थी, रूट प्रेशर थियोरी. इसके अलावा जो सबसे एक्सेप्टेड थियोरी और हमें जिसे पढ़ना है इज द ट्रांसपिरेशनल पुल थियोरी. ट्रांसपिरेशनल पुल थियोरी जो है, ट्रांसपिरेशनल पुल थियोरी, इसी को हम कोहेशन एडहेशन थियोरी भी बोलते हैं, जिससे हम वाटर का मूवमेंट जाइलम में देखेंगे. यहाँ पर क्या बताया कि ऑस्मोसिस पुश वाटर टू रूट हेयर्स. इसके बाद रूट प्रेशर से स्टेम तक जाता है एंड कैपिलरी एक्शन रिजल्ट इन राइज इन वाटर एट द बेस ऑफ स्टेम. एडहेशन कोहेशन मेक द कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइनली ट्रांसपिरेशन आर क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल. इस सारी चीजों को देखते हैं कैसे होता है. ओके, तो ये जो आपकी थ्योरी थी कोहेशन टेंशन या कोहेशन एडहेशन थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है वाटर के मूवमेंट को जाइलम में. सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था डिक्सन एंड जॉली ने, पोस्टुलेट किया था that the water ascent in trees is exclusively due to the transpiration pull from continuous water column in the xylem conduct running from the root to the leaf. अब रूट से लीफ तक एक पूरा वाटर कॉलम बन जाता है एंड ये जो वाटर कॉलम है ये ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से बन रहा है, जो कि ये थ्योरी कहती है, पोस्टुलेट करती है. इन थ्योरी pressure gradient needed to move water through xylem could result from generation of positive pressures at the base of the plant or negative pressure at the top of the plant. समझते हैं इस बात को. तो जब वाटर जो है आपका कहाँ आ गया, रूट में आ गया. अब रूट से वाटर का मूवमेंट हमें अपवर्ड देखना है. यहाँ पर रूट में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर देखा जाता है. पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब है, जो वाटर है वो जो रूट की सेल्स थी उसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है इस वाले सेल में एंड इस वाले सेल में सल्यूट का कंसंट्रेशन है, वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर कम है. सो वाटर मूव टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है. इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. अब बात ये है, ये जो मूवमेंट तो ये है. यहाँ पर रूट में एक पॉजिटिव हाइड्रोलिक प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि वाटर यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट है ना. और अगर आप लीफ की बात करें तो लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा से कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन होता है. वाटर का जो इवेपोरेशन होता है लीफ के अपर पार्ट से, जो हम देखते हैं इवेपोरेशन, ये जो इवेपोरेशन हो रहा है ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से हो रहा है. वाटर जो है वो मूव कर जा रहा है एटमॉस्फेयर में. यहाँ पर नेगेटिव हाइड्रोलिक या नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलता है. नेगेटिव प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर कम है ना, वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू होती है. ये नेगेटिव वैल्यू टेंशन क्रिएट करती है सेल्स के अंदर, ठीक है. वाटर की कमी है, टेंशन क्रिएट हो रहा है और नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जा रहा है एंड एट द बेस पॉजिटिव प्रेशर डेवलप है. तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर का डिफरेंस है, इससे वाटर का मूवमेंट फ्रॉम द बेस टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट देखा जाता है. यहाँ पर सेम पॉइंट ही मेंशन है इन थ्योरी, द प्रेशर ग्रेडियंट. ये जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है इससे वाटर जो है वो जाइलम में मूव करता है और ये जो ग्रेडियंट है ये डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव प्रेशर एट द बेस ऑफ द प्लांट एंड नेगेटिव प्रेशर एट द टॉप ऑफ द प्लांट. अब रूट में जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है
pressure in that xylem is so called root pressure. So root की वजह से जो pressure develop हो रहा है, root में जो positive hydrostatic pressure देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं root pressure. So ये आपका रोल प्ले करता है कि कैसे वाटर मूव करता है. अब अगर हम इन डिटेल बात करें कैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसकी बात करें, सबसे पहले आप देखते हैं एक कैपिलरी एक्शन. एक जो कैपिलरी एक्शन है वो क्या है, अगर हम एक बहुत ही नैरो ट्यूब को देखें और नैरो ट्यूब में अगर मूवमेंट देखें किसी भी सोल्यूशन का या वाटर का, तो क्या होता है, जब कन्फाइंड होता है, एक नैरो ट्यूब है, तो वाटर अपने आप जो होता है ये मूव करता है अपवर्ड. ठीक है, नैरो ट्यूब में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि वाटर जो है वो अपने आप अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर मूव करता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है वाटर की, इसकी वजह से वाटर जो होता है वो एक नैरो ट्यूब में अगर कन्फाइंड हो तो वो ऊपर अपने आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है. इसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं. कैपिलैरिटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन नैरो स्पेस. सो ये कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी प्ले करती है रोल वाटर के मूवमेंट में थ्रू द जाइलम, क्योंकि जाइलम क्या है, एक ट्यूब है, नैरो है, तो वहां पर क्या है, वहां भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वाटर का मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी रोल प्ले करती है ट्रांसपिरेशन पुल अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर के मूवमेंट में. अब अगर मैं कैपिलरी को डिफाइन करूं, कैपिलरी एक्शन को, कि ये क्यों हो पा रहा है, तो ये कैपिलरी एक्शन पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. जैसे पहली प्रॉपर्टी है कोहेशन, है ना. कोहेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेशन बोलते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स. Cohesion enables water molecules to move continuous column inside the xylem, a crucial factor in water transport. आप देख सकते हो यहाँ पर कोहेशन को एक्सप्लेन किया है. यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, एंड ये जो आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे एंड काफी अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक फोर्स जनरेट कर रहा है जिससे ये साथ में रहेंगे, और क्या है, ये हेल्प कर रहा है कैपिलरी एक्शन में. दूसरी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वाटर का मूवमेंट देखा जाता है, इज द अधेशन. अधेशन क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे जो वाटर है उसका अट्रैक्शन जो जाइलम वेसल है उसके वॉल से, है ना. इंट्रैक्शन विद जाइलम वॉल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अधेर टू द जाइलम वॉल्स ड्यू टू पोलैरिटी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ अधेशन की बात करें, ये अगर वेसल का वॉल है एंड ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिससे वाटर क्या है, इनसे लगा हुआ आपस में भी बाइंडेड है और आगे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है, जिससे वाटर का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलता है अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो सिग्निफिकेंस इन ट्रांसपोर्ट क्या है अधेशन का, अधेशन कंट्रीब्यूट टू द एसेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी. ऊपर जो एसेंट हो रहा है वाटर का, सैप का, अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमें देखने को मिलता है. कहीं ना कहीं अधेशन जो है वो रोल प्ले कर रहा है. दिस प्रिंसिपल इज क्लोजली लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, demonstrating the interplay between cohesion, adhesion and plant anatomy. So adhesion, cohesion और plant की structure कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि कैसे वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड होगा टू द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन से वो एवेपोरेट कर जाएगा. अब एक तीसरी फैक्टर है सरफेस टेंशन. ये क्या होता है, सरफेस टेंशन occurs because hydrogen bonding between water molecules is stronger than the air water interface among the molecule within the water. तो जो सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे एकदम जो ऊपर की तरफ जो सरफेस पे वाटर है वो कहीं ना कहीं जो है बाहर से इंटरैक्ट कर रहा है ना. तो यहाँ पर जो वाटर्स हैं इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है कि ये आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड है देन द एयर, है ना. जो एयर है, अगर ये ट्यूब की तरह मैं बना दूं तो यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन क्रिएट होता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O है, इनकी बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द एयर और वाटर के
मॉलिक्यूल्स में के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे बहुत ज्यादा इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू द वाटर इन द गैस फेज। सो यहाँ पर जो एयर में गैस के वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनसे कहीं ज्यादा यहाँ पर वाटर का आपस में बॉन्डिंग है, तो ये सरफेस टेंशन में रोल प्ले करता है जिससे कि ये क्या करें, वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करें, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। तो ये 3 फैक्टर्स है जिससे बहुत इजीली वाटर जो है वो ग्राउंड से जो है एरियल पार्ट्स में ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, हर एक पार्ट को हर एक पार्ट्स ऑफ प्लांट को वाटर मिनरल्स ये सब मिलेंगे जिससे प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ शो करे, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले एंड प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। सो ये फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर के मूवमेंट को। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि कोहेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, एंड अधर्षण जो है वो वाटर का वेसल एलिमेंट के वॉल से अट्रैक्शन है जिससे कि कैपिलरी एक्शन देखने को मिल रहा है कि वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी एक ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। और दूसरा क्या रोल प्ले कर रहा है, नीचे जो आपका पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एंड ऊपर जो आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बिकॉज ऑफ द टेंशन क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। सो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट है जिसकी वजह से अगेन वाटर मूव करता है अपवर्ड, रूट प्रेशर रोल प्ले कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है हेल्प करती हैं कि वाटर जो ऊपर की तरफ मूव करे। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड जो फूड था वो कंप्लीट हो गया है। एक नया चैप्टर है विच इज मिनरल न्यूट्रिशन, वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स को मिनरल्स भी चाहिए, है ना। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए, प्लांट को अपने सारे डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स की जरूरत है। सो ये जो मिनरल्स हैं इनका ऑब्टेन कैसे ये प्लांट ऑब्टेन कर पा रहा है और उसका यूज कैसे कर पा रहा है, इसी को हम पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। अब जो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी हैं उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, उन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर ये नहीं होंगे प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई हमें डिजीज देखने को मिलेगी प्लांट के अंदर। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए प्लांट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। If plant are given these essential elements, अगर plant को ये essential elements मिले as well as energy from sunlight, they can synthesize all the compounds needed for normal growth. Plant को अगर essential elements मिले, light मिले, तो ये अपना सारा easily अपना सारा काम कर सकता है। photosynthesis का process के अलावा respiration का process, जो भी growth का process है वो plant कर सकता है। So essential elements, mineral elements are usually classified as macro और micro न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव कंटेंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसेंशियल एलिमेंट्स को, जो प्लांट में एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इनको, मैक्रो मीन्स ज्यादा, है ना, माइक्रो मीन्स छोटा। तो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं 1000 मिलीग्राम पर केजी ड्राई मैटर, वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए प्लांट को, कम क्वांटिटी में ही चलेगा। दूसरा कितना चाहिए, लगभग 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ड्राई मैटर क्या होता है ना। ड्राई मैटर क्या होता है, तो ड्राई मैटर अगर प्लांट को पूरी तरीके से ड्राई करवा दिया जाए तो जो मास बचेगा उसे हम ड्राई मैटर बोलते हैं। जो भी ड्राई चीज बचेगी, जितना भी वाटर है उसमें से इवेपोरेट करवा दी जाए पूरी तरीके से डिहाइड्रेट फॉर्म में, जो वाटर के रिमूवल के बाद जो मैटर बचेगा उसे हम ड्राई मैटर बोलते हैं। सो
जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। फिर ये कितने कंटेंट, कितने अमाउंट में, कितने कंसंट्रेशन में होते हैं इन ड्राई मैटर, परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड इसके बाद यहाँ पर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम एंड उसकी क्वांटिटीज जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पार्ट पर मिलियंस में, ये यहाँ पर मेंशन है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीजें शायद आपने जो स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, अगर 9th-10th में भी ये चीजें प्रेजेंट होती है, तो वही चीज यहाँ पर है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं एंड उनका क्वांटिटी कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछा है मिनरल न्यूट्रिशन से, तो इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिसंबर में ही एक क्वेश्चन आया था आपका मिनरल न्यूट्रिशन से, सो उसको मैं नहीं कहूँगी आप छोड़ दीजिए, सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ चीजों का वेटेज ज्यादा होता है, इसका वेटेज कम है। सो आगे चलते हैं। अब यहां पर जो मिनरल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अब यहाँ पर मेंगल एंड कैरबी in 1987 have proposed the essential elements can be classified instead according to the biochemical role and physiological function, ठीक है। तो अब क्या है, बायोकेमिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है इन न्यूट्रिएंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, ये देखा गया। ये किया था दो साइंटिस्ट ने इन 1987। सो 1987 में ये चीज देखी गई थी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया, इन्होंने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द कैसे, बायोकेमिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं पहला ग्रुप देखूं, पहले ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है, न्यूट्रिएंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड, उन न्यूट्रिएंट्स को रखा गया जो कि कार्बन कंपाउंड्स के पार्ट थे, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये ग्रुप 1 में थे। जैसे नाइट्रोजन किस लिए होता है, ये अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है नाइट्रोजन, अमाइड्स में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स, हेक्सोअमीन्स, तो इन सब जगह नाइट्रोजन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स एज अ पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन कंपाउंड्स के पार्ट भी है और ये इन सारे न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। कौन, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारे मेंशन है। ग्रुप क्या है कि कौन से न्यूट्रिएंट कार्बन कंपाउंड के पार्ट है, ठीक है, ये ग्रुप है। लेकिन इस ग्रुप में आते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर, और वो सल्फर और नाइट्रोजन प्लांट में कहाँ रोल प्ले करते हैं, ये यहाँ पर मेंशन है। जैसे सल्फर का देखा जाए तो ये सिस्टीन जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन, जब दो सिस्टीन ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं ऑक्सीडाइज होने के बाद, नाउ मेथियोनिन, प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, थियामीन, पायरोफॉस्फेट, ग्लूटाथियोन, बायोटीन, एडेनोसाइन 5-फॉस्फेट, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स यहाँ मेंशन है वाले वो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, इसका पार्ट होता है सल्फर। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर कहीं ना कहीं वहां प्रेजेंट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट है या कॉम्पोनेंट है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में क्या रखा गया है, दूसरे ग्रुप में उन न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और सेल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का रोल प्ले करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉस्फोरस को, सिलिकॉन को एंड बोरॉन को रखा गया, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस की बात की जाए तो शुगर फॉस्फेट्स में होते हैं फॉस्फोरस, न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में, कोएंजाइम्स में होते हैं, ठीक है, एटीपी में होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एटीपी। सो अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या है, अमॉर्फस सिलिका सेल वॉल में पाया जाता है ना। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये सिलिकॉन जो है वो अमॉर्फस सिलिकॉन इज अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल वॉल मैकेनिज्म एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। अब सेल वॉल का पार्ट है तो रिजिडिटी, इलास्टिसिटी में तो ये रोल प्ले करेगा ही।
इसके अलावा बोरॉन, बोरॉन देखा जाए मैनिटॉल, मैनन, पॉलीमैन्योरिक एसिड एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन्वॉल्व्ड इन सेल इलॉन्गेशन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। कहाँ पाए जाते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, ये सारा मेंशन है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। किस ग्रुप में बायोकेमिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया एंड उनके कुछ रोल्स यहाँ पर मेंशन है जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ग्रुप 3 में आयनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में उनको रखा गया, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, मैग्नीज एंड सोडियम, ठीक है। पोटेशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है, मोर देन 40 एंजाइम्स में एज अ कोफैक्टर जरूरी है। प्रिंसिपल कैटायन इन एस्टैब्लिशिंग सेल टर्गर एंड मेंटेनिंग सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो पोटेशियम का रोल हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वहां पर हम पोटेशियम का रोल प्ले करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है कि प्रिंसिपल कैटायन है इन सेल टर्गर, सेल के टर्गर को मेंटेन करने के लिए और सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो सोडियम पोटेशियम का आप जो मूवमेंट है वो भी देखते हैं। कैल्शियम जो है वो मिडिल लेमेला का पार्ट होता है, जब हम सेल वॉल पढ़ते हैं, सेल वॉल में जो मिडिल लेमेला होती है उसका पार्ट आपका कैल्शियम होता है, ये भी कोफैक्टर की तरह काम करता है कुछ एंजाइम्स में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोलिपिड में रोल प्ले करता है, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। सेकंड मैसेंजर की तरह तो हमने देखा था सिग्नलिंग में एज अ जो है कैल्शियम रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जो है वो भी कुछ एंजाइम्स के लिए चाहिए, फॉस्फोएट ट्रांसफर के लिए चाहिए, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में हमने देखा था मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, पोरफायरिन रिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। नाउ क्लोराइड, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए, ऑक्सीजन एवोल्यूशन के लिए क्लोराइड की जरूरत पड़ती है प्लांट को। मैग्नीज कुछ डीहाइड्रोजनेसेस के लिए, जो डीहाइड्रोजनेसेस होते हैं, डीकार्बोक्सिलेसेस, काइनेसेस, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, इन सबको चाहिए मैग्नीज। इसके अलावा कुछ कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन एवोल्यूशन में मैग्नीज की जरूरत होती है। फिर सोडियम इन्वॉल्व होते हैं इन जनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन C4 कैम प्लांट्स। सो C4 में कैम प्लांट्स में हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है। फिर ग्रुप 4 में किनको रखा गया, ग्रुप 4 में रेडॉक्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको रखा गया, जैसे आयरन। आयरन क्या होता है, आयरन आप साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर देखेंगे वहां आयरन प्रेजेंट होता है। नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आप देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आपका आयरन जो है वो रोल प्ले करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम में आप देखोगे। सो जिंक, जिंक जो होते हैं अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेसिस, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेसिस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेसिस, इसमें जिंक जो होते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट रोल प्ले करते हैं। फिर कॉपर, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, यूरिकेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन सब का पार्ट है। इन सब में ये रेडॉक्स रिएक्शन का रोल प्ले करते हैं। निकल में यूरिएज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजनेज, इन सब में। एंड उसके बाद है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, नाइट्रेज रिडक्टेज। एंड तो जब आप ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज है, तो जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे वहां पर मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे और डिटेल में तो सब समझेंगे, इन्हें आपको याद रखना है, पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। सो यहां तक पूरे जो ग्रुप वाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है उसकी बात हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे, विच इज कि हम देखेंगे इमोबाइल एंड मोबाइल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या है प्लांट में, एंड डेफिशिएंसीज देखेंगे कि अगर इन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होगा प्लांट्स में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा है। तो इसको कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।